नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री से 130 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर वस्तुनिष्ठ जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए सुपर 130 का चयन किया गया है, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले नंबर पर है कॉपर फेरोसाइनाइड रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है, विलेय के अणुओं को रोक लेती है, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम हेनरी ने दिया था। हेनरी ने जो नियम दिया वो कौन सा नियम है? गैसों की द्रव में विलेयता का नियम। तीसरे नंबर पर देखिए वाष्प दाब एवं अणुसंख्यक। वाष्प दाब एक क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब भी क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। चौथे नंबर पर देखिए किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर हिमांक कम हो जाता है। अवाष्पशील विलेय जब हम किसी द्रव में घोलेंगे तो हिमांक का अवनमन हो जाता है, क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है, क्वथनांक और बढ़ जाता है, हिमांक और कम हो जाता है। तो ये हिमांक में अवनमन या हिमांक कम हो जाता है। पांचवा देखिए पीतल एक ठोस विलयन है जिसमें तांबा विलायक और जिंक विलेय के रूप में होता है। तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है ना। तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है। आगे देखिए यहां पर एक आदर्श विलयन वह विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन को हम बोलते हैं एक आदर्श विलयन। आगे है यहां पर विलयन जिनमें परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। परासरण दाब जिनके समान होते हैं ऐसे विलयन को कहते हैं समपराशरी विलयन। आठवां है संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती। ताप निश्चित, एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन जब पूर्ण रूप से संतृप्त हो गया है तो उसमें और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती है। आगे देखिए विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है। वास्तव में विलयन क्या है? उसमें दो पदार्थ होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होंगे विलयन? 5 प्रकार के। तनु विलयन, पतला विलयन जो होता है वो तनु विलयन। सांद्र विलयन, जो विलयन गाढ़ा होता है सांद्र विलयन। फिर असंतृप्त विलयन, जो संतृप्त नहीं है उसे असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा एक निश्चित ताप पर नहीं घोली जा सकती। और अति संतृप्त विलयन, ताप बढ़ाने पर और अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सके, तो ये हो गई अति संतृप्त विलयन। इसके बाद की स्थिति में और अधिक विलेय घोला जाना संभव नहीं है, अति संतृप्त विलयन है। 11 देखिए पराशरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक जैसे जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ये प्रक्रिया क्या है? पराशरण है। यह तब तक चलता है जब तक दोनों ओर सांद्रता समान ना हो जाए। दोनों ओर सांद्रता समान हो जाएगी तो फिर गति रुक जाएगी। आगे देखिए परासरण दाब वह न्यूनतम बाह्य दाब है जो विलयन पर लगाने पर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के प्रवाह को रोक देता है। विलायक जा रहा है विलयन की ओर, तो यह पतला जो विलयन है वो गाढ़े विलयन की ओर जा रहा है, लेकिन हमने एक निश्चित दाब लगाया जिससे जो जहां है वहीं रुक गया, तो उसे हम बोलेंगे परासरण की प्रक्रिया रुक गई, तो उस दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। आगे देखिए कॉपर फेरोसाइनाइड एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, जैसे हमने बताया कॉपर फेरोसाइनाइड क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, वो भी कृत्रिम झिल्ली है। किसी विलयन के इकाई आयतन में घुलित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन ले लिया हमने, उसमें जो विलेय की मात्रा है उसे ही तो हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं उस विलयन की। एथिलीन ग्लाइकाल एक एंटीफ्रीज का कार्य करता है। एथिलीन ग्लाइकाल क्या करता है? एंटीफ्रीज का कार्य करता है। सेल स्थिरांक L/A होता है जिसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स है।
सेल स्थिरांक क्या होता है? L/A होता है, जिसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स है। एक फेराडे क्या है? 96,500 कूलाम होता है। एक फेराडे मतलब 96,500 कूलाम होता है। यहां देखिए, तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता घट जाती है। जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या है? घट जाती है। अंतरिक्ष यान में ईंधन सेल प्रयुक्त किया जाता है। अंतरिक्ष यान में जो सेल यूज किया जाता है वो ईंधन सेल प्रयुक्त किया जाता है। H2O2 एक ईंधन सेल है। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? एक ईंधन सेल है। 20वां देखिए, धातुओं का संक्षारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। तो धातुओं में जो है जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लग गया तो धातु धीरे धीरे क्षरण होते जाता है, तो यह भी एक रासायनिक क्रिया है और इसके फलस्वरूप धातु का क्या होने लगता है? क्षय या ह्रास होने लगता है ना। तो जो लोहे में जंग लगना जो है वह भी एक क्या है? धातुओं का संक्षारण है। 21 नंबर पर देखिए, सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में 38% तनु H2SO4 प्रयुक्त होता है। सीसा संचायक सेल में 38% तनु H2SO4 प्रयुक्त होता है। अब देखिए, शुष्क सेल में कैथोड ग्रेफाइट जो है कार्बन रॉड का बना होता है। तो कैथोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन रॉड का बना होता है। किसमें? शुष्क सेल में। नेक्स्ट है, यहां देखिए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो एसिटिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। 24 नंबर पर देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है? शून्य होता है। तो देखिए, आर्हेनियस समीकरण के बराबर AE टू द पावर, ये देखिए इस तरह से है, AE टू द पावर -EA/RT है ना। ये क्या है? आर्हेनियस समीकरण है, होता है। इस समीकरण में K क्रिया गति स्थिरांक है। K क्या है? क्रिया गति स्थिरांक है। A अनुपाती स्थिरांक है। ये सक्रियण ऊर्जा है। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। T केल्विन में तापमान है और R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। तो इन सबको ये व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ताप वृद्धि से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जब ताप की वृद्धि करते हैं हम तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि सक्रिय अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है, क्रियाशील अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। 27 नंबर पर देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन विल्बर तथा वागे ने किया था। किसने किया था? विल्बर तथा वागे ने किया था। फिर देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल T1/2 मतलब अर्ध आयु काल का मान होता है 0.693/K। ये होता है किसके लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान। आगे देखिए, यहां पर देखिए 29 नंबर पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स है। शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई कितनी है? मोल। यहां पर देखिए, मोल, फिर लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है। यहां पर इसकी इकाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। यहां पर देखिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है। नेक्स्ट है, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई कितनी है? मोल की घात -2, लीटर स्क्वायर, सेकंड की घात -1 होता है। फिर यहां देखिए, दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में संबंध देखिए बच्चों, क्या है? सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा ऋण अणु की न्यूनतम ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा ऋण अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा। फिर 34 नंबर पर देखिए, अभिक्रिया दर का मात्रक मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? N-1 D में 1 से 10 तक और NS2, पहले NS2 में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फिर N-1 के D कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। फिर देखिए, मोहर लवण का सूत्र क्या है? FeSO4.NH4 2 SO4.6H2O।
ये किसका है? मोहर लवण का सूत्र है। फिर देखिए लैंथेनाइट संकुचन का कारण F कक्षकों का नगण्य परिरक्षण प्रभाव है। लैंथेनाइट कहाँ? F कक्ष, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? F कक्षक में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड में 5F में प्रवेश करता है। यहाँ देखिए लैंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है? F कक्षकों का नगण्य परिरक्षण प्रभाव है। आगे देखिए संक्रमण तत्वों का रंगीन होने का कारण डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। फिर देखिए FeCO Ni यानी आयरन, कोबाल्ट, निकिल आदि क्या है? लोह धातुओं को फेरस धातुएं भी कहते हैं। आगे देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है ना? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व लैंथेनाइट कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि 4F में प्रवेश करता है तो लैंथेनाइट कहलाते हैं। प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहलाते हैं और द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व एक्टिनाइट कहलाएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में प्रवेश करता है। F ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यहां देखिए F ब्लॉक के तत्व दुर्बल मृदा तत्व भी हैं। क्या है? F ब्लॉक के तत्व जो हैं दुर्बल मृदा तत्व भी हैं। यहाँ पर देखिए F ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहला रहे थे और उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं? F ब्लॉक के तत्व दुर्बल मृदा तत्व हैं। फिर देखिए संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक जो है वो क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। 45 नंबर देखिए लैंथेनम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। लैंथेनम जो तत्व है उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। 46 लूनर कास्टिक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं। फिर देखिए Mn2+ अधिकतम अनुचुंबकीय होता है। Mn के जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है मैग्नीज तो अधिकतम क्या होता है? अनुचुंबकीय है। यहां पर देखिए मोहर लवण द्विक लवण है। मोहर लवण को द्विक लवण भी कहते हैं। 49 नंबर पर देखिए कार्ब धात्विक, यह कार्ब है, कार्ब धात्विक यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। कार्ब धात्विक यौगिक वास्तव में क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। आयरन का संकुल यौगिक कौन है? हीमोग्लोबिन है। फिर 51 नंबर देखिए उपसह संयोजकता सिद्धांत वर्नर ने दिया। उपसह संयोजकता का सिद्धांत किसने दिया? वर्नर ने दिया। फिर 52 नंबर पर देखिए क्लोरोफिल सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल है। सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल क्या है? क्लोरोफिल है। प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक टेट्रा एथिल लेड है। टेट्रा एथिल लेड जो है प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक है। 54 नंबर पर देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देता है एक साथ इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देने वाला कौन है? लिगेंड कहलाता है। लिगेंड तथा धातु के आयन के मध्य उपसह संयोजी बंध बनता है। धातु का आयन जैसे Mn+2 हुआ उसमें सीधे लिगेंड आ गया तो लिगेंड और धातु आयन के बीच में उपसह संयोजी बंध। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। यहां देखिए बच्चों ये इस तरह से एक उपसह संयोजी यौगिक है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। तो ये जो है साइनाइड जो है यहाँ पर क्या देता है? लिगेंड देता है। दो के जोड़े में आयरन को क्या देगा? लिगेंड देगा सीधे। तो उपसह संयोजी बंध बनता है। कौन सा यौगिक फ्रियोन के नाम से जाना जाता है? तो CCl2F2 जो है फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत के लिए CCl2F2 घातक है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। रैशिंग विधि क्लोरोबेंजीन के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। क्लोरोबेंजीन के निर्माण में कौन सी विधि यूज होती है? रैशिंग विधि उपयोग होती है। सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्लोरोबेंजीन है। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। आगे देखिए क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र क्या है? COCl2 है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म को जब आप खुला छोड़ देंगे तो हानिकारक उत्पाद बनेगा। फिर एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या है? RX है ना। एल्किल हैलाइड का सूत्र जैसे CH3Cl हो गया, हैलाइड मिल गया एल्किल में,
तो उसका सामान्य सूत्र क्या है, RX है। यहां देखिए 62 नंबर पर क्लोरीटोन उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है। वास्तव में क्लोरीटोन क्या है, उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है। 63 में देखिए प्रशीतक फ्रियान का सूत्र है CCl2F2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर यहां देखिए पी नाइट्रोफिनॉल सर्वाधिक अम्लीय है। सर्वाधिक अम्लीय कौन है, पी नाइट्रोफिनॉल है। फिनॉल कार्बोलिक अम्ल है। फिनॉल क्या है, कार्बोलिक अम्ल है। यहां पर 66 में देखिए ल्यूकोस अभिकर्मक सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 या जिंक क्लोराइड है। क्या है, ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है, सांद्र HCl व निर्जल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड है। आगे देखिए शराब को विषैला बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। शराब को विषैला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। अल्कोहल का यदि परीक्षण करना है तो ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा किया जाता है। 69 नंबर पर देखिए एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में क्या है, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHCl3 बनेगा। आगे देखिए ईथर का सामान्य सूत्र ROR है। ईथर का सामान्य सूत्र क्या है, ROR है। जैसे मान लो C2H5O C2H5 है ना, इस तरह से ईथर का सामान्य सूत्र ROR है सूत्र। फिनॉल डाइहाइड्रोजनीकरण करने पर साइक्लोहेक्सेनॉल देता है। फिनॉल क्या करता है, डिहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या देता है, साइक्लोहेक्सेनॉल देता है। फिर यहां देखिए डाइएथिल ईथर निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। डाइएथिल ईथर क्या होता है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। डाइएथिल ईथर को सल्फ्यूरिक ईथर भी कहते हैं। डाइएथिल ईथर को हम और क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक ईथर भी कहते हैं। किण्वन अभिक्रिया में CO2 गैस प्राप्त होती है। किण्वन अभिक्रिया में क्या होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 75 नंबर पर माल्टेज क्या होता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है, माल्टेज एंजाइम। फिर 76 नंबर देखिए विक्टर मेयर विधि में 1 डिग्री अल्कोहल क्षार के साथ लाल रंग देता है। किसमें, विक्टर मेयर अभिक्रिया में 1 डिग्री अल्कोहल क्षार के साथ लाल रंग देता है। 77 नंबर देखिए फिनॉल को कोल्बे श्मिट अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद सैलिसिलिक बनता है। फिनॉल की कोल्बे श्मिट अभिक्रिया जो है, फिनॉल की, उसमें क्या होता है, उसमें मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। आगे देखिए 78 नंबर पर टॉलेन अभिकर्मक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट वास्तव में क्या है, टॉलेन अभिकर्मक है। बेकेलाइट फिनॉल और HCHO या फार्मिक अम्ल का बहुलक है। फिनॉल और फार्मिक अम्ल का बहुलक कौन है, बेकेलाइट है, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड। यहां 79 देखिए बेकेलाइट फिनॉल और HCHO का बहुलक है। बेकेलाइट क्या है, फिनॉल और HCHO का बहुलक है। 80 नंबर पर देखिए कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। फिर यहाँ 81 नंबर पर देखिए पैरा एल्डिहाइड का उपयोग निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है निद्राकारी औषधि के रूप में, पैरा एल्डिहाइड का प्रयोग। 82 नंबर देखिए मानव रक्त में डी ग्लूकोज शर्करा अधिकतम विद्यमान है। मानव रक्त में डी ग्लूकोज शर्करा अधिकतम विद्यमान है। 83 नंबर पर देखिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का अभिगमन करता है। 84 नंबर देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में 85 नंबर देखिए जीवों में जटिल अणु का टूटना मेटाबॉलिज्म कहलाता है।
मेटाबॉलिज्म क्या कहलाता है? जीवों में जटिल अणुओं का टूटना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। 86 नंबर पर देखिए, डाई पर ग्लाइसेमिया में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है डाई पर ग्लाइसेमिया में। आगे देखिए 87 नंबर देखिए, प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है। वास्तव में प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। प्रोटीन की मौलिक इकाई एमिनो अम्ल है। 89 नंबर पर देखिए, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। आयरन का संकुल यौगिक कौन है? हीमोग्लोबिन है। 90 नंबर देखिए, जंतुओं एवं पौधों में प्राप्त तेल व वसा लिपिड कहलाते हैं। जंतु एवं पौधों से जो हमें प्राप्त होते हैं ना तेल और वसा, वही क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। आगे देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। हमें बहुत पहले से पता है भाई कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। 92 नंबर पर देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन कहलाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है ये प्रोटीन, और इसकी कमी से देखिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमने वाला रोग होता है। देखिए 93 देखिए, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन कैरोटीन कहलाता है। बाल में, ऊन में, रेशम में जो प्रोटीन होता है वो क्या कहलाता है? कैरोटीन कहलाता है। आगे देखिए 94 नंबर पर, मनुष्य के शरीर के द्वारा 10 अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं। मनुष्य के शरीर के द्वारा 10 अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं। आरएनए अणु में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पिरामिडीन होता है। यूरेसिल पिरामिडीन होता है। फिर 96 नंबर पर, हीमोग्लोबिन में 4 उप इकाइयां उपस्थिथ होती हैं। हीमोग्लोबिन में कुल कितनी? 4 उप इकाइयां उपस्थित होती हैं। 97 नंबर पर, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है। यहाँ 98 नंबर पर देखिए, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन बनाता है। एथिल एमीन क्या करता है? नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन बनाता है। 99, मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन है। मीरबेन का तेल क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। 100 नंबर पर देखिए, एनिलीन का शुद्धिकरण वाष्प आश्वन से करते हैं। एनिलीन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? वाष्प आश्वन से करते हैं। 101 नंबर पर देखिए, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देता है। कार्बिल एमीन परीक्षण में हमें क्या मिलता है? प्राथमिक एमीन देता है। आगे देखिए 102 नंबर पर, अपघटन द्वारा साइनाइड प्राथमिक एमीन तथा आइसोसाइनाइड द्वितीयक एमीन देता है। जबकि अपघटन द्वारा साइनाइड क्या देता है? प्राथमिक एमीन, और आइसोसाइनाइड क्या देता है? द्वितीयक एमीन देता है। एरोमेटिक एमीन जल में अविलेय होते हैं। एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं? जल में अविलेय होते हैं। 104 नंबर पर देखिए, ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। 105 नंबर, अमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी हाइड्रोजन युग्म के कारण होती है। अमीन क्षारीय प्रवृत्ति का क्यों होता है? नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी हाइड्रोजन युग्म के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है। देखिए, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है 12वीं कक्षा में नाइट्रोजन में, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम कहते हैं। इसी के कारण तो अमीन की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। आगे देखिए 106 नंबर पर, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम विलायक होता है। 1000 ग्राम विलायक में मोलों की जो संख्या होगी वो मोललता कहलाती है। मोललता 1000 ग्राम में, ध्यान रखेंगे जब हम 1000 ग्राम बोलते हैं तो मोललता कहलाती है। इसके अलावा देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जब हम लीटर की बात करते हैं तो 1 लीटर में जो विलेय के कणों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, उसे हम मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर विलयन होता है। 108 नंबर पर देखिए, किसी गैस की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम द्वारा निर्धारित होती है। किसी गैस की द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया? हेनरी ने दिया। 109 नंबर पर, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। बिल्कुल, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का जो पालन करेंगे वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। 110 नंबर पर देखिए, शुद्ध जल H2O बराबर 18 की मोललता 1000 ग्राम बटे 18। देखिए, अब उसका
अणुभार कितना है, 18 है। तो 18 का अणुभार होने के कारण 1000 में 18 का भाग दे देंगे, 55.55 मोल प्रति किलोग्राम विलायक कहलाएगा। किसी भी पदार्थ की जब हमें निकालना है मोललता, तो देखिए जैसे हमने यहाँ शुद्ध जल की मोललता निकाला, 1000 ग्राम में इसके अणुभार का सीधे हमें भाग देना होता है। 111 नंबर पर देखिए, तांबा और जिंक का मिश्रण ठोस में ठोस का उदाहरण है। बिल्कुल, तांबा और जिंक को जब मिलाएंगे उनका जो मिश्रण है ठोस में ठोस का उदाहरण है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। वास्तव में एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। नेक्स्ट देखिए 113 नंबर पर, वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे अनुचुंबकीय तत्व या आयन कहलाते हैं। 114 नंबर पर, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CH_Cl3 है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, CH_Cl3 है। 115, वह काल या समय जिनमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है अर्ध आयु काल कहलाता है। अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है। जैसे कोई मात्रा 100 है तो आधे समय में वो 50 हुई, तो 50 से 25 होने में फिर उतना ही आधा समय लगेगा, तो उसे हम अर्ध आयु काल कहते हैं। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। आगे देखिए 117 नंबर, सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स है। सेल स्थिरांक की इकाई कितनी है, सेंटीमीटर इनवर्स है। 118 नंबर, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है। देखिए 75% पूर्ण हो रही 16 मिनट में, 50% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई मात्रा 100 रही होगी, है ना, अब उसको 50% पूर्ण होगी, कितना हो जाएगा, 50% पूर्ण कितने में होगी, इसका आधा, अर्ध आयु काल हो गया कितने मिनट में, 8 मिनट में। फिर 50 से 25 होने में फिर से क्या मिनट लगा, 8 मिनट लगा। तभी तो 100 से 25 पर आ गई, यानी 75% पूर्ण हो गई। 75% पूर्ण हो गई, इसका मतलब 100 से 50 में आने में उसको 8 मिनट लगे होंगे, और 50 से 25 पे आने में 8 मिनट, और 25 से 12:30 में यदि जाएगी तो भी 8 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि उसका अर्धायु काल 8 है। तो पूर्ण होने में लगा समय, देखिए 50% पूर्ण होने में लगा समय 8 मिनट होगा। आगे देखिए 119 नंबर पर, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम माल्टेज है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है, माल्टेज है। 120 नंबर, किसी गैस की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम द्वारा निर्धारित होती है। आ गया फिर से। 121 नंबर पर, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनॉल को क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। 122 नंबर, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। फिर यहाँ 123 नंबर पर देखिए, उपसह संयोजी यौगिकों का सिद्धांत वर्नर ने प्रतिपादित किया। फिर 124 नंबर पर देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। 125 नंबर, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। किलोग्राम में बात करेंगे तो मोललता, लीटर में बात करेंगे तो मोलरता। 126 नंबर, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। 127 नंबर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट होता है। ये अति महत्वपूर्ण है बच्चों। 128 नंबर पर, K4Fe पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कैसे होगी, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो संकुल पर आयन कितना है, यहाँ पर देखिए K4 को हटाएंगे तो -4 है, माइनस लिगेंड पर आयन कितना है, -6 है, तो -4 + 6 = 2। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी। यहाँ पर देखिए, मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है। मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है। और 130 नंबर पर देखिए, निकेल 2+ का रंग हरा होता है। तो बच्चों, आज की यह 130 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।